तो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू पीडब्ल्यूज प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी जैम एंड सीएसआर नेट। आज हमारे उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में हम लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे मोस्ट रीसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछे जा रहे हैं, उनको हम समझने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे और इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक एक लेक्चर कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ, जहां पे मैंने आपसे बात की थी अबाउट वेरियस टॉपिक्स, और वो सारे बेसिक टॉपिक्स थे। दैट मीन्स जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 3 तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेने वाली हूँ। पहला था आपका बेसिक पोर्शन, जिसमें आया था गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो आपका सेकंड पोर्शन था, एक्चुअली उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अलग कर रखा था। फिर थर्ड में कंडक्टेंस एंड टाइट्रेशन। तो हम अपने लास्ट पोर्शन पे हैं, दैट मीन्स कंडक्टेंस एंड टाइट्रेशन वाले पोर्शन पे हैं, हम इसको समझेंगे। इससे प्रीवियस वाले सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, दैट मीन्स फर्स्ट लेक्चर में। एकदम क्लियर। आज इस सेकंड लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जरा उसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर लिया जाए। सुनना, देखो, हम आज के लेक्चर में कंडक्टेंस समझेंगे, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऑल दो समझने के लिए। दिस लेक्चर, इवन 2 लेक्चर्स आर नॉट इनफ फॉर दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू कंप्लीट ओवरऑल। ठीक है, पूरे में नहीं है इनफ, फिर भी हम बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम सारे टॉपिक्स को एक बार के लिए कवर करते चलें। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद में मैं कंप्लीट करूंगी कोलरोच लॉ एंड आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर एंड क्वेश्चंस फिर हम देख रहे होंगे। नेक्स्ट में आएगा आपके पास में टाइट्रेशन और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइट्रेशन। ठीक है जी, स्टार्ट करती हूँ। सुनना, देखो, यहाँ पे वर्ड आता है कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करते हैं ना, एक्चुअली वो कंडक्टेंस होता है ड्यू टू आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के जो कंडक्टेंस है, हम यहाँ पे उसकी डीलिंग नहीं कर रहे। सो वी आर डीलिंग द कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस। ठीक है, या ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, सो आई विल से कंडक्टेंस में एक्चुअली आप देख रहे हैं कंडक्टेंस जो आयंस की वजह से क्रिएट होता है। तो कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस, इसको हम समझ रहे हैं। अब समझना, देखो, इसकी ओवरऑल में हम कैटेगरी लें, कंडक्टेंस क्या है। पहली बात तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं हम, कि कितना इजीली आपका करंट फ्लो कर पाता है। एक्चुअली वही चीज कंडक्टेंस को बताती है। एज यू नो, रेजिस्टेंस जो होता है वो उल्टा होता है कंडक्टेंस का। रेजिस्टेंस आपको दिक्कत बताता है, प्रॉब्लम बताता है, तो वेरस कंडक्टेंस आपको ईज बताता है कि कितना आराम से आपका करंट फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, कंडक्टेंस को आप क्लासीफाई करते हैं इन 2 कैटेगरीज, जो आपको यहाँ पढ़ना रहता है। पहली कैटेगरी आती है आपके पास में मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड सेकंड कैटेगरी इज ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, पहली कैटेगरी आती है आपकी मोलर कंडक्टेंस की एंड सेकंड कैटेगरी आती है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बेसिकली ये 2 पोर्शन होते हैं आपके पास जो आपको पढ़ने रहते हैं। ठीक है जी, समझना, जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वाले पोर्शन को लास्ट में अगर हमने ड्राइव किया था तो हमने इसको रेसिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकाला होगा। राइट, अगर हमने लास्ट लेक्चर में कंडक्टेंस को पढ़ा होगा तो हमने ऐसे देखा होगा कि रेसिस्टेंस हमें पता है क्या होता है। रेसिस्टेंस एक्चुअली आप ऐसे लिखते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L बाय A के। राइट, छोटा सा डेरिवेशन निकलता है कि R इक्वल्स टू रो L बाय A आप बोलते हैं। यहां से मैं अगर 1 कर दूं इसको, क्योंकि वी नो रेसिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। राइट, तो अगर मैं इसको 1 ले लूं तो यहाँ से ये क्वांटिटी भी 1 जाएगी, 1 रो, ये L ये A। राइट, तो यहां से जो चीज निकलेगी ये, इसको आप कहते हैं यहां से कंडक्टेंस। दैट मीन्स G से कभी कभी इसे डिनोट किया जाता है, या फिर कभी कभी इसे C से भी डिनोट करते हैं। बट C से डिनोट करने में ना प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम यह है कि कंसंट्रेशन को भी कभी कभी आप C से डिनोट कर रहे होते हो, इसलिए हम बेटरली इसको G से डिनोट करते हैं। 1 रेसिस्टिविटी को आप कहते हैं कंडक्टिविटी एंड यू डिनोट इट बाय कप्पा, दैट मीन्स K। राइट, जो आपके पास में ये क्वांटिटी है L/A, यहाँ पे लिखते हैं हम कई साइड में, ये जो क्वांटिटी है L/A एक्चुअली आपका सेल कांस्टेंट होता है, जिसको आप G* से डिनोट करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि इट इज अपॉन में G*। कैसे आया, क्योंकि L/A को आप G* बोल रहे हैं ना, तो ये A/L है, तो नीचे आ जाएगा G*। यहाँ से आई कैन राइट इट लाइक कि K कप्पा इज इक्वल्स टू G एंड G*। राइट, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है कि आपकी कंडक्टिविटी, जिसको आप कप्पा कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो K है एक्चुअली इसको लिखिए, ये कंडक्टिविटी है। ये क्या है, कंडक्टिविटी है। राइट, जो आपके पास में G है एक्चुअली वो कंडक्टेंस है, इट इज इनवर्स ऑफ, उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस। राइट, जो आपका G* है एक्चुअली आपका सेल कांस्टेंट है। राइट, सेल कांस्टेंट है। अगर यूनिट्स की बात करें तो आराम से कर सकते हैं। सेल कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, G*, तो बोलोगे मैम L/A से आ रहा है। राइट, L की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, A की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कैंसिल करोगे तो क्या आ गया, G* की यूनिट आ गई सेंटीमीटर इनवर्स। इट मींस सेल कांस्टेंट की इफ समवन विल आस्क मी द यूनिट, तो मैं बोलूंगी सेंटीमीटर इनवर्स।
राइट, या फिर मीटर इनवर्स, एकदम ठीक। आगे सुनना, जो कंडक्टेंस है आपका, कंडक्टेंस एक्चुअली वो कहाँ से आया है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस से आया है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, आप बोलेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, राइट। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, बोलूंगी ओम इनवर्स, या फिर इसको कह देंगे साइमन। क्या कह देंगे इसे, साइमन कह देंगे, एकदम ठीक। आगे सुनना, जो कंडक्टिविटी है आपके पास में, कंडक्टिविटी वो रेसिस्टिविटी का उल्टा आया है ना। अब मुझे बताओ रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो बोलोगे रेसिस्टिविटी विल बी इक्वल्स टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ, एकदम सही। दैट मीन्स इसकी यूनिट होती है आपके पास में ओम, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर, यही चलता है ना। तो कैंसिल करके कह दूंगी ओम सेंटीमीटर, ये एक्चुअली यूनिट है आपकी किसकी, रेसिस्टिविटी की। बट आई हैव आस्क्ड यू अबाउट कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के लिए क्या बोलोगे, यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। दैट मीन्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। जो आपके बेसिक छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ें जो हैं, यूनिट्स जो हैं वो पूछ ली जाती हैं, या फिर हो सकता है जो अपने कभी कभी बहुत इजी पोर्शन आ जाता है तो उसमें आपसे यूनिट्स पूछ लेते हैं कि बताइए इसकी क्या यूनिट होगी और इसकी क्या यूनिट होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली आपको उनकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो ये छोटी मोटी कुछ यूनिट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके से यूनिट्स आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, तो कंडक्टेंस यहाँ से जी इंट्रोड्यूस होता है और आगे बढ़ा के हम इसको दो कैटेगरीज में लेते हैं, दैट मीन्स मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो पहली बात समझना, देखो इसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं मोलर कंडक्टेंस। समझना, देखो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। एक्चुअली जो कंडक्टेंस होता है आपका, जिसको मैंने अभी दो कैटेगरीज में पीछे डिवाइड किया था, उसी का ये पोर्शन आता है कि मोलर कंडक्टेंस, जिसको आप डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, बोले तो मोलर कंडक्टेंस। सुनना, मोलर कंडक्टेंस इन सिंपल लैंग्वेज इसको बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसे आप कहेंगे मोलर कंडक्टेंस, डिनोटेड बाय लैम्डा मोलर। अब सुनना, लैम्डा मोलर से आप इसे डिनोट तो करते हो, इसका जो फॉर्मूला बनता है, पूरे डेरिवेशन पे आई विल नॉट गो, बट डायरेक्टली आई विल टॉक टू यू कि जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा आता है कि 1000 इंटू के, दैट मीन्स कप्पा, कंडक्टिविटी जिसे आप बोलते हो, अपॉन में आप लिखते हैं मोलारिटी या मोलालिटी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। ये आप यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में पुट करते हैं और इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट होता है। आप समझना, देखो इसके बाद में मैंने बोला ये फॉर्मूला बनता है आपका इसका मोलर कंडक्टेंस का। अब यहाँ पे ये तो सबको समझ आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल आता है ना, वो एक्चुअली यूनिट्स का आता है। यूनिट्स में आप उलझते हो, राइट, यूनिट्स में आप उलझते हो और अक्सर लोगों की यूनिट्स में ही दिक्कत होती है। सुनना, इसको रिजॉल्व करते हैं। लैम्डा मोलर के इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिजॉल्व किया जाए तो एक्चुअली ये बनता कहाँ से है, तो लैम्डा मोलर आपका आता है कंडक्टिविटी अपॉन में मोलारिटी से। दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला, राइट, दिस इज दी वेरी बेसिक जनरल फॉर्मूला जो आप इस तरीके से डिवाइड करते हो। अब जो मैं इसको डिवीजन में ले रही हूँ वो एक्चुअली मैं यूनिट्स के बेसिस पे ले रही हूँ, राइट। मैं इसको यूनिट्स के बेसिस पे 3 पोर्शंस में यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। सुनना, देखो इसके बाद मैंने बोला सबसे पहली बात, सपोज करो जो आपने लैम्डा मोलर लिख रखा है, दैट मीन्स के अपॉन में आपने लिखा मोलारिटी, जो के है कंडक्टिविटी है, मैंने बोला इसे ना लेट सपोज कि आपको एग्जाम में दे रखा है साइमन पर सेंटीमीटर में। अभी पीछे मैंने आपसे डिस्कस करा है कि इसकी यूनिट जो होती है वो किस में चलती है। अभी देखो आप यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जो यूनिट चलती है आपकी इसकी, वो चलती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला इसकी लेट सपोज इसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, एकदम क्लियर। आगे सुनना, और जो नीचे मोलारिटी ले रखी है आपसे, सपोज करो वो ले रखा है मोल पर लीटर में। किस में ले रखा है, मोल पर लीटर। तो अब ये अलग अलग यूनिट्स तो चलेंगी नहीं, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर को आप लिखते हैं 1000 ml, राइट, और इसी को लिखते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि वी नो 1 ml जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है। बोलिए भाई, जानते हैं ये बात। इफ यू नो दिस थिंग तो मैं 1 लीटर को यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर लिख सकती हूँ ना। तो अब समझना, देखो इसके बाद में यहाँ से मैंने लिखा के अपॉन में एम, राइट, और वो किस में चल रहा है, या चलो यूनिट से लिखते हैं, तो मैंने लिखा साइमन पर सेंटीमीटर और यहाँ चल रहा है मोल पर लीटर, लीटर पहुंच गया ऊपर, राइट। अब लीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में ही लिखना चाहती हूँ, क्योंकि एक ही यूनिट चलती है तो बेटर रहता है, तो मैंने कहा लीटर को एक लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इट मीन्स सिंपली जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे ऐसे कि इट इज इक्वल्स टू 1000 आ गया आगे, राइट, ये चल रहा है कप्पा, दैट मीन्स के, अपॉन में चल रही है मोलारिटी की यूनिट, और ये यूनिट्स चल क्या रही है, तो लिखोगे ये यूनिट्स आपके पास में चल रही है साइमन, ये साइमन 1000 हम लिख चुके आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो मैंने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये चल रही है आपकी यूनिट। अब समझना ये क्या है, तो ये लैम्डा मोलर है।
वेन एवर यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, यू नीड नॉट टू डू एनी फर्दर मोर यूनिट कन्वर्जन्स। आपको इसके बाद में कोई भी किसी भी टाइप के यूनिट कन्वर्जन्स करने की नीड नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आई कैन से वन थिंग कि जो आपका लैम्डा मोलर निकल के आएगा ना, वो डेफिनेटली इसी यूनिट में आएगा। वो डेफिनेटली ये जो लैम्डा मुलर यहाँ से निकल के आएगा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स 1000 को लेके चल रहे हो, तो डेफिनेटली जो लैम्डा मुलर निकलेगा वो आपके पास में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही निकलेगा। ठीक है, आपको कुछ करने की फिर नीड नहीं होगी। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं ले रहे ना आप, तो फिर ये लो, ये है एक जनरल फॉर्मूला जिसमें आपको खुद को यूनिट कन्वर्जन करने पड़ेंगे। आप ये ले रहे हो तो आपको कोई यूनिट कन्वर्जन करने की नीड नहीं है, लैम्डा मुलर ऑटोमेटिकली इसी यूनिट में आएगा। क्लियर एकदम बात? आगे सुनिएगा सेकंड पॉइंट। मैंने बोला सेकंडली आप ऐसे समझो, इसका सेकंड पोर्शन यहां समझना कि जब आपके पास में लैम्डा मोलर का जनरल फॉर्मूला होता है K अपॉन में M, और ये जो K है, ये जो कंडक्टिविटी है, लेट सपोज ये आपको साइमन पर मीटर में दे रखी है, और ये वही है कि ये मोल पर लीटर में आपको गिवन है, राइट। तो ना देखो, तो यहां से मैंने लिखा साइमन पर मीटर, राइट। इसको क्या लिख सकती हूँ, मोल, और पर लीटर, तो लीटर पहुंच गया ऊपर। आगे समझना, ये हुआ साइमन। लीटर की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1/1000 मीटर क्यूब, तो यहां से लिखा मीटर क्यूब, अपॉन में लिखा 1000, और इनटू में मीटर, और इनटू में मोल। दैट मीन्स ये कैंसिल हुए, और जब आप लैम्डा मोलर ऐसे लिखोगे ना, इट इज कप्पा अपॉन में 1000 इनटू में मोलारिटी, और जो यूनिट आएगी ना, 1000 अब मैंने ले लिया, नीचे ले लिया, तो जो यूनिट चलेगी ना, वो यूनिट क्या चलेगी समझना। देखो, यूनिट आएगी आपके पास में साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्या आएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट आएगी। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनेगा। जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इट मींस ऑटोमेटिकली जो लैम्डा मोलर निकल के आ रहा है वो आपका मीटर क्यूब में ही आएगा। वो किस में आएगा, मीटर क्यूब वाले फॉर्मूले में ही आएगा। आपको कोई अलग से कन्वर्जन करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, जब आप 1000 ऊपर लेते हैं तो आपका आंसर आता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जब आप 1000 नीचे लेके चल रहे हैं तो 7 मीटर स्क्वायर पर मोल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज ले सकते हो, राइट। अगली बात समझना, देखो ये यूनिट कन्वर्जन की बात है जिनमें आपको दिक्कत आती है। आप सुनिएगा इसके बाद में। नेक्स्ट एक बात आती है आपके पास, अगर ये आपको चीज ऐसे दे रखी हो कि लैम्डा मोलर इक्वल्स टू K अपॉन में मोलारिटी, और ये जो गिवन है, लेट सपोज ये आपको साइमन पर डेसीमीटर में दे रखा है, और ये भी जो है ये मोल पर लीटर में गिवन है। तो हमें पता है एक बात कि भाई जो आपके पास में 1 लीटर होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है। किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है। तो आप सिंपल कोई कुछ करने की नीड नहीं है, आप यहाँ से लैम्डा मोलर को लिख सकते हो, इट इज K अपॉन में M। बोलिए भाई, हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में जो आपके पास में लैम्डा यहाँ से निकलेगा वो आएगा साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। किसमें आएगा, डेफिनेटली वो साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका मतलब मैं इन सारी चीजों को यहाँ कंसाइज कर सकती हूँ कि लैम्डा मोलर के मैंने जनरेट किए यूनिट के अकॉर्डिंग 3 फॉर्मूले, एक ही है बट यूनिट के अकॉर्डिंग कह रही हूँ। तो यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलती हूँ तो मैं इसको 3 तरीके से देखती हूँ, बेसिक जो आपके एग्जाम में आती है। या तो आपको वो पूछ रखा होता है कि आप बताइए इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, या फिर ये आपसे पूछते हैं साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, या फिर ये आपसे पूछते हैं साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल में, राइट। ये चीज आपसे पूछी जाती है, राइट। समझना, सुनो, देखो, तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला लगाओगे 1000 इंटू में K अपॉन में M, तो एक्चुअली ये इसी में निकलेगा। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं K अपॉन 1000 इंटू में M, तो एक्चुअली ये इसी में निकलेगा। और इफ यू आर यूजिंग ओनली K अपॉन में M, देन एक्चुअली ये इसी में निकलेगा कि 7 डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोलिए भाई, क्लियर एकदम बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सारी बातें हुई आपकी लैम्डा मोलर की। इट इज इक्वली गोइंग फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दैट मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन, राइट। जो आपने 1 मोल बोला है ना कि 1 मोल का कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस, उसी तरीके से 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपने ले लिया और उसका कंडक्टेंस देख रहे हैं तो वो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आता है, ठीक है। डेफिनेशन लैंग्वेज इसमें मैं नहीं जाऊंगी आगे। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखती हूँ तो सुनना, देखो लैम्डा EQ का फॉर्मूला एकदम सेम है जो मैं पीछे लिखवा के आई हूँ। दैट मीन्स अगर मैं लिखती हूँ 1000 इंटू में K, बस यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी, मोलारिटी की जगह कंसंट्रेशन टर्म में यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी। और इन दैट कैटेगरी, इन दैट केस, जो यूनिट आएगी इसकी वो आप लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या लिखेंगे, पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट होगा। अब सुनिएगा आप दूसरी बात, दिस इज नंबर 1 फॉर्मूला व्हेन यू आर यूजिंग इट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। दूसरी बात आती है कि जब आप इसको मीटर में लेंगे तब क्या होगा, तो मैंने बोला K अपॉन में 1000 इंटू में N आपने लिखा है, और जब ये आ रहा है तो एक्चुअली इसकी यूनिट क्या आ रही है, यहाँ पे देखना, साइमन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, मीटर आ जाएगा। और सिमिलर डेसीमीटर में लोगे आप तो वही चीज आ जाएगी कि आपका K अपॉन में नॉर्मेलिटी, और यूनिट आ जाएगी आपकी साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स।
राइट तो कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नॉर्मेलिटी वाली टर्म आती है कंसंट्रेशन टर्म में, क्योंकि हम ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, राइट और जो यूनिट आएगी वो आपकी ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आती है। क्लियर एकदम बात? चलिए जी आगे बढ़ा जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, जिसमें आपको यूनिट्स में बेसिकली बहुत दिक्कत होती है, तो ये आप यूज करके अपनी इन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ा जाए। आप सुनना, नेक्स्ट में इसके बाद में आपके पास आता है कोलराउश लॉ। आप समझना, देखो कोलराउश लॉ एक्चुअली कहाँ से आया वो बात सुनना। क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंडक्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें एक बात निकलती है और वो बात ये है कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, एक्चुअली इन दोनों का ही कंडक्टेंस जो होता है वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इंक्रीज होता है, राइट हम जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर रहे होते हैं, या इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी छोड़ो, जब आप डाइल्यूशन कर रहे होते हो तो एक्चुअली कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, ये हम समझते हैं, राइट ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस में आता है एक्चुअली, कि जब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई डाइल्यूशन जब आप करते हो तो कंडक्टेंस डेफिनेटली बढ़ता है। ठीक है, सुनना देखो, ये एक्चुअली आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस का पार्ट है। ठीक है, जहां आप ये बोलते हैं कि विद डाइल्यूशन डाइल्यूशन के साथ में चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो यहां लिखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के ही केस में आपका कंडक्टेंस इंप्रूव होता है। अब सुनना देखो कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो आप बोलोगे मैम ये तो ऑलरेडी ही कंप्लीटली टूटता है। जैसे लेट सपोज मैंने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, NaCl ले लिया, लेट सपोज मैंने बोला Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में इट ऑटोमेटिकली गेट्स ब्रेक कंप्लीटली, राइट पूरा का पूरा टूटता है, ये एकदम सही बात है ना। तो जब कंडक्टेंस की बात करोगे तो कंडक्टेंस ऑलरेडी मैक्सिमम ही प्रोवाइड कर रहा है, ऑलरेडी ये ज्यादा ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर वेराज यहीं पे मैं बात करूं आपसे कि मेरे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट सपोज मैंने कुछ ले लिया कि CH3COOH, ये कोई मेरा वीक एसिड है, दैट मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैं बात कर रही हूँ इसके डिसोसिएशन की और इससे प्रोड्यूस्ड कंडक्टेंस की, तो मैं बोलूंगी यहां से ये इस तरीके से थोड़ा बहुत ब्रेक होगा। अब सुनना देखो, अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन आ रहा है तो मैं बोलूंगी इस तरीके से किसी टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन रही होगी, एकदम सही है। यहां से लिख सकती हूँ C1 - अल्फा, तो ये भी C अल्फा, ये भी C अल्फा। आप समझना देखो, अगर मैं इसके लिए Ka इंट्रोड्यूस करती हूँ तो उसको बोलूंगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट मीन्स C1 - अल्फा, एकदम सही। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, और जो अल्फा है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, दिस वी नो, राइट कि जो डिसोसिएशन है वो 1 से काफी कम है इसका। अब सुनिएगा बात, तो यहाँ से जो Ka आ रहा है एक्चुअली वो आपके पास में निकल के आएगा C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा विल बी इक्वल्स टू √Ka/C। ये बहुत ही काम का रिलेशन है अपना, क्योंकि ये बहुत जगह आपके काम में आता है इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो एक्चुअली ये जो रिलेशन आया ये आपको एक बात बता रहा होता है। अब जब इस रिलेशन में आप ऐसे देखोगे कि भाई हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, है ना, हम चेक करें डाइल्यूशन पे, तो डाइल्यूशन से आप कर क्या रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो मैंने बोला जब आप यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इस फॉर्मूले से देखना, मैंने बोला कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इनवर्स में कौन है, अल्फा, बोलेंगे अल्फा इंक्रीज हो रहा है। अल्फा बताता क्या है, अल्फा बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आता है। तो मैंने बोला यहाँ से अल्फा बढ़ रहा है, इट मीन्स वीक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ रहा है, एकदम सही है। इसका मतलब जब आपने कोई वीक एसिड ले रखा था और आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से उसका डिसोसिएशन और बढ़ता है, इंप्रूव होता है डिसोसिएशन। इसका मतलब वो मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा इस बार। सिंपल सी बात है, कंडक्टेंस आपका दो चीजों से मेनली अफेक्ट होता है। पहली बात नंबर ऑफ आयंस से, क्योंकि कंडक्टेंस एक्चुअली आयंस का ही तो है। तो बोलते हैं कंडक्टेंस या तो नंबर ऑफ आयंस से आपका अफेक्ट होगा या फिर आयंस की मोबिलिटी से अफेक्ट होगा, एकदम सही है। तो मैंने बोला नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, इट मींस कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, करते हैं एग्री। मैंने बोला अगर डिसोसिएशन बढ़ रहा है ना, इनका अल्फा बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहां से बोलेंगे कि कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टेंस भी इंप्रूव होगा। तो ये क्या था, ये था ऑन डाइल्यूशन। जब आपने वॉल्यूम बढ़ाई, जब आपने डाइल्यूशन किया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंडक्टेंस क्या हो गया, इंप्रूव हो गया इंप्रूव। इसका मतलब चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अभी स्ट्रॉन्ग की बात तो मैंने की ही नहीं, मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बढ़ता है, एकदम क्लियर है। आगे सुनना देखो, अब बात थी इसकी, इसका क्या होगा, ये तो ऑलरेडी इसका तो कंडक्टेंस अच्छा है, डाइल्यूशन से क्या होगा। तो बोला जब इसको आप डाइल्यूशन दोगे, जब आप डाइल्यूशन करोगे ना, तो एक्चुअली इनके बीच में प्रेजेंट थोड़ा बहुत जो इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे बिटवीन दी आयंस वो भी कैंसिल हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे और इनकी मोबिलिटी और बढ़ जाएगी, आयंस की मोबिलिटी और इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, कंडक्टेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो हमने एक बात समझी कि भाई चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन के साथ में कंडक्टेंस दोनों का बढ़ता है बट रीजन अलग अलग होते हैं। इसका मोबिलिटी फैक्टर आ रहा है तो इसका नंबर ऑफ आयंस आता है, एकदम ठीक। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो आपको बात समझा रहा है ना, जो कि कंडक्टेंस बढ़ता है इंप्रूव होता है ऑन डाइल्यूशन, एक्चुअली ये आपकी लॉ होती है जिसको आप बोलते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ विच एक्सप्लेन्स द इंप्रूव्ड कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इसके बाद में। तो यहीं से ही जो बात आती है वो कोलरोच लॉ की आती है जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे बात करता है। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हम एक बात बोलते हैं कि जब आपने इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर दिया ना आपका सोल्यूशन, तो जो आयंस है ना, आयंस सपोज ये पहले आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने बोला लैम्डा मोलर, सपोज AlCl3 के मैं लिखना चाह रही हूँ, मैंने लिखा AlCl3। अभी AlCl3 इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की आप बात कर रहे हो, मोलर कंडक्टेंस की आप बात कर रहे हो, बट ऑन इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड सोल्यूशन एट इन्फिनाइट स्टेज, इन्फिनाइटली डाइल्यूशन वाली स्टेज पे एक बात होगी कि आयंस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स अब जो कंडक्टेंस आपके एक इलेक्ट्रोलाइट का था, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स आयनिक कंडक्टेंस। क्या कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस आपका था पहले, मोलर कंडक्टेंस था, एक्चुअली उसको आप एक्सप्रेस करोगे इन दी फॉर्म ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। तो मैंने कहा Al3 पॉजिटिव इस तरीके से और प्लस लैम्डा मोलर इन्फिनाइट Cl नेगेटिव, इस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूंगी और बोलूंगी ये क्या है, ये एक्चुअली आपके कोलरोच लॉ का एक्सप्रेशन इस तरीके से बनता है, जो ये आपको समझाता है कि भाई एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जब आप इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर देते हो तो लैम्डा मोलर, पहली बात लैम्डा मोलर इन्फिनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा मोलर इन्फिनाइट एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स आयनिक कंडक्टेंस। तो मैंने बोला ये है आपके आयनिक कंडक्टेंस, इसको लिखिए आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटाइन और इसको लिखिए आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनाइन, राइट। ये बातें होती हैं यहाँ से। और ये क्या था, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट, राइट। ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस था। तो कोलरोच लॉ से आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्लियर ये बात? आप सुनिएगा, अभी जो हमने पीछे डाइल्यूशन पे एक बात समझी थी वो एक्चुअली ये थी कि भाई जब आप डाइल्यूशन इन्फिनाइटली कर देते हो ना, तो आप ना इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इन्फिनाइटली डाइल्यूट करके इस तरीके से एक ग्राफ बना सकते हो यहाँ से, जो आपको ये समझाएगा कि ऑन डाइल्यूशन जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कंडक्टेंस, ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप कंडक्टेंस, मैं लैम्डा मोलर ही लिख देती हूँ इन शॉर्ट। यहाँ पे लैम्डा मोलर चल रहा है, यहाँ पे सपोज करो आपके यहाँ पे कंसंट्रेशन चल रहा है, राइट। सुनना देखो, तो मैंने बोला जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, तो यहाँ लिख रही हूँ डाइल्यूशन, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, ये एक्चुअली जो ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। सुनना देखो, आपको दो तरीके के ग्राफ मिलते हैं, ये ऐसे और एक आपको मिलता है इस तरीके का कर्व ऐसे, राइट। ये क्या समझाते हैं ये सुनना। मैंने बोला ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो कर्व है, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है। किसके लिए आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है। वेयर एज ये वाला जो आपको कर्व मिलता है, ये आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलता है। सुनना देखो, तो होता ये है कि मैम जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, इट मीन्स हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, राइट। अब कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम कर रहे हो ना, कंसंट्रेशन इधर इस एक्सेस पे तो बढ़ रही है, आप पीछे लेके आओ, कम कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे कि ये चीज ना अपवर्ड जा रही है। इट मीन्स कंडक्टेंस इस एक्सेस पे चल रहा है तो ये बढ़ रहा है, राइट। ये भी क्या बता रहा है कि डिक्रीज होती कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टेंस बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। बट एक बात है कि जब मैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दूंगी, तो मैंने बोला एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन जो लैम्डा मोलर है वो एक्चुअली लैम्डा मोलर इन्फिनाइट बन जाएगा। तो मैंने कहा और कंसंट्रेशन एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इस एक्सेस पे अगर मैं देखूं तो कहीं जाके मुझे लैम्डा मोलर इन्फिनाइट मिलेगा, एकदम सही बात। अब सुनना, अगर आपको चाहिए लैम्डा मोलर इन्फिनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो डेफिनेटली आप इसको पीछे लेके जाओगे, इस वाले लाइन को, स्ट्रेट लाइन को, तो आपको मिल जाएगा कहीं पे लैम्डा मोलर इन्फिनाइट फॉर योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एकदम सही। बट जब आप इसको देखोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के कर्व को, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा मोलर इन्फिनाइट निकालना चाहोगे, तो ये पैरेलल जाएगा इस वाले एक्सेस के। इट मीन्स यू कैन नॉट फाइंड लैम्डा मोलर इन्फिनाइट डायरेक्टली फ्रॉम दिस ग्राफ, आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए ही कोलरोच लॉ की एक एप्लीकेशन आती है जहां पे हम ये बोलते हैं कि कभी भी आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा मोलर इन्फिनाइट कैलकुलेट करना हो,
जो आप नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, तो आप उसको निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन, दैट मीन्स इस कोलराउश लॉ के एक्सप्रेशन को यूज करके। और ये भी किसके लिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हो तो इनडायरेक्टली आप वीक के लिए वो चीज कर सकते हो, वीक के लिए लैम्डा मोलर इन्फिनाइट कैलकुलेट कर सकते हो। समझना, देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक क्वेश्चन लेती हूँ इस पे, तो देखना ये अपने पास में क्वेश्चन प्रेजेंट है, इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं एक बार सुनना। देखो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ लैम्डा मोलर, आपको दे रखा है। सुनना, देखो इसको स्टार्ट करते हैं। आपसे बोल रखा है, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली जून 2012 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को लिखना, ये आपके CSIR जून 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सुनिएगा बात। तो यहाँ से आपसे बोल रहे हैं कि द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन लैम्डा मोलर, आपको इन्फिनाइट दे रखा है Na2SO4 के लिए, राइट, K2SO4 के लिए, K2SO4 के लिए, KCl के लिए और HCl के लिए आपको गिवन है। और एक और आपसे गिवन है, एक और आपको गिवन है यहाँ पे HCOONA के लिए। इन सब के लिए आपको डेटा दे रखा है कि लैम्डा मोलर इन्फिनाइट क्या होगा। एक्चुअली ये दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए दे रखा है आपको कि 260 होगा, इसके लिए गिवन है कि 308 होगा, इसके लिए गिवन है कि 150 होगा, इसके लिए आपको बोल रखा है कि 426 होगा, और इसके लिए आपको गिवन है कि 105 होगा। अब आपको पता है पूछ क्या रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं फॉर्मिक एसिड के लिए बता दो, राइट। फॉर्मिक एसिड के लिए क्या आएगा ये बता दो। फॉर्मिक एसिड अगर हम लिखें तो ये होगा आपका फॉर्मिक एसिड, राइट। इसके लिए आपसे बोल रहे हैं कि बताइए आपके पास वैल्यू क्या आएगी इसके लैम्डा मोलर इन्फिनाइट की, राइट। इसके लैम्डा मोलर इन्फिनाइट की वैल्यू क्या आएगी। अब मुझे पता है कि HCOOH मेरा बनेगा कैसे, राइट, किस किस से बनेगा, किस किस से मैं इसको बना सकती हूँ, जरा वो देखो ना। देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, पहले मेरे पास में आना चाहिए HCOONA जो आपको दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे फॉर्म करना है। प्लस करूंगी इसमें लैम्डा मोलर इन्फिनाइट आपके पास HCl, राइट, ताकि मेरे पास में आ जाएगा HCOOH, राइट। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है यहाँ से, NaCl। बोलूंगी हाफ द क्वांटिटी लैम्डा मोलर इन्फिनाइट जो आपके पास में Na2SO4 है वो वाली, प्लस विद लैम्डा मोलर इन्फिनाइट आपका KCl, और इसमें से माइनस करते हैं हाफ द क्वांटिटी लैम्डा मोलर इन्फिनाइट K2SO4, राइट, K2SO4। सुनना देखो, तो यहाँ से एक्चुअली आपके पास इधर से एक्स्ट्रा बच रहा है NaCl, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे तो बोलेंगे SO4 को हम माइनस करें, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से एक K आएगा, एक K इससे कैंसिल, राइट। यहाँ से एक Na आएगा तो बोलेंगे सिर्फ बच रहा है NaCl, राइट, एकदम सही करा हमने। यहाँ से सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास में NaCl, राइट। अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, आप यहाँ से वैल्यूज पुट कर देना इनकी। दैट मीन्स HCOONA के लिए आपको वैल्यू दे रखी है इन्होंने 105, राइट, प्लस विद आपको HCl के लिए वैल्यू दे रखी है इन्होंने 426, माइनस विद हाफ द क्वांटिटी Na2SO4 के लिए आपको दे रखा है इन्होंने 260, तो यहाँ पे लिखना 260, प्लस विद KCl के लिए आपको वैल्यू गिवन है 150, right, it is 150, and minus with half the quantity of K2SO4, that means 308, right, it is 308। जब आप इस सबको सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर आपका बी करेक्ट मिल जाएगा, दैट मीन्स 405 विल बी द करेक्ट आंसर। आप बस इसकी कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी सी आपको बात समझ में आ जाएगी। दैट मीन्स 405 आपको लैम्डा मोलर इन्फिनाइट यहाँ से HCOO किसके लिए, H के लिए मिल जाएगा, इट विल बी 405। साइमन यूनिट्स वही जो चल रही है क्योंकि यूनिट्स में कोई चेंज नहीं किया हमने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो यहाँ पे लिखना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे बाकी है जो मैंने आपको लिख दिया है, इन सब से आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। बोलिए भाई, क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। तो ये था आपका कोलराउश लॉ की एक एप्लीकेशन जिसने ये बताया आपको कि हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा मोलर इन्फिनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एकदम ठीक है, आगे सुनना देखो नेक्स्ट में। इसके बाद में जो अपकमिंग टॉपिक आता है वो एक्चुअली कंडक्टेंस की एप्लीकेशन आती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सुनना देखो, यहाँ से नेक्स्ट में हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सुनना देखो, जैसे कोई भी आपके पास में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेट्स सपोज आपके पास में AgCl है, तो हम बोलते हैं AgCl ना सॉलिड है अगर, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो मैंने बोला अगर इसका मैंने सोल्यूशन बनाया किसी सॉल्वेंट में डाल के, तो AgCl एक्वस में लिख सकती हूँ इस तरीके से कि इसके साथ में इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, और फिर जितना ये पार्ट जितना सॉल्युबल हुआ है, जितना भी आपका ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्युबल हुआ होगा, एक्चुअली वो पूरा टूट जाएगा। तो यहाँ से Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि सॉल्ट हमेशा पूरा टूटता है,
कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ऑल्दो उसकी सॉल्युबिलिटी वेरी कर सकती है। तो मैंने बोला ये पार्ट, ये था आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो थोड़ा बहुत सॉल्युबल हुआ, तो हमने बोला ये उसका सॉल्युबल पार्ट है, और ये पार्ट जो है ये सॉल्युबल है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये उसके मैंने आयंस फॉर्म कर दिए। एकदम सही। अब सुना देखो, तो मैंने बोला इस कंडीशन में अगर मेरे को KSP बोले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी की बात करनी हो, मैंने बोला इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी ना, तो वो सॉल्युबिलिटी से ही मैंने डिफाइन करी, दैट मीन्स S एंड S। ठीक है, तो यहां से जो इनका प्रोडक्ट आएगा KSP आएगा, उसको बोलूंगी कि कंसंट्रेशन, सॉल्युबल कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका S इंटू में S, दैट मीन्स S स्क्वायर, राइट। KSP किसके बराबर आ जाएगा आपका, S स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ये आपने क्या किया, ये आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर दिया। बोलिए भाई, क्लियर है ये बात। और ये क्या है आपकी, ये आपकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, ये आपकी सॉल्युबिलिटी है। आप समझना देखो, ये तो बहुत छोटा इजी सा एक्सप्रेशन था। अगर आपका सॉल्ट चेंज हो जाए, लेट सपोज आपके पास में BaCl2 मैंने दे दिया कि ये कोई सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात आपको करनी है, तो आप लिखोगे Ba2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। एकदम सही है ना। सुना, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने 2S लिख दी। एकदम सही। अगर मैं यहाँ से KSP डिफाइन कर रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी S, ठीक है, विद द पावर 1, राइट, और यहाँ से लिखूंगी 2S रेज टू द पावर 2, राइट। सुनना देखो, तो ये आया S, ये आ गया आपके पास में 4S स्क्वायर, ये बन गया आपके पास में 4S क्यूब, राइट। ये हो गया आपके पास में KSP का एक्सप्रेशन जो आप इस तरीके से निकालते हैं। ये मैंने एक जनरल से एक सॉल्ट लिया है, आप किसी भी सॉल्ट के लिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए आराम से KSP और S में रिलेशन बता सकते हैं। आप सुनना, यहाँ से जो S को डिफाइन करूंगी वो बोलूंगी KSP अपॉन में 4 रेज टू द पावर 1/3, राइट, रेज टू द पावर 1/3। इस तरीके से मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ KSP। बोलिए भाई, हो जाएगा ना यहाँ से ऐसे। चलिए, ऐसे किसी भी सॉल्ट के लिए आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आराम से इसे सॉल्व आप कर लेंगे। आगे समझिए, अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो KSP और सॉल्युबिलिटी से एक क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, जिसको समझना देखो। हम ऐसे बोलते हैं कि आपने कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा मोलर इन्फिनाइट पे, वो ऐसे था कि 1000 इंटू में K अपॉन में M मोलैरिटी, राइट। लेकिन इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी भी सॉल्ट की कंडक्टेंस ऑलरेडी बढ़ जाती है, राइट, ऑलरेडी उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, और लेट सपोज मैंने इन्फिनाइट डाइल्यूशन किया, आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, उसकी कंडक्टेंस भी, मतलब उसका कंडक्टेंस बढ़ गया। कंडक्टेंस कहाँ से आएगा, जब तक आयंस नहीं आएंगे तो कंडक्टेंस नहीं होगा। मैंने बोला उसका डिसोसिएशन भी बढ़ गया, उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, इट मीन सॉल्युबल मोर है, मतलब मोर नंबर ऑफ आयंस आए होंगे। मैं बोल सकती हूँ इन्फिनिट डाइल्यूशन में जो मोलारिटी है उसको मैं सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर सकती हूँ। यहाँ पे लिखूंगी लैम्डा मोलर इन्फिनाइट विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू में K अपॉन में सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से आपका फॉर्मूला निकलता है फॉर सॉल्युबिलिटी। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना कि सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू में K अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, राइट। ऐसे करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप समझना, एक्चुअली ये सॉल्युबिलिटी है तो मोलारिटी टर्म्स ही, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी या मोल पर केजी में आएगी। बट अगर आपको एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है कि आपको जो आंसर देना है सॉल्युबिलिटी का वो एक्चुअली ग्राम पर मोल में देना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में जहां ग्राम पर मोल में आपसे पूछ लिया था, तो एक बार बताओ ये आ किस में रहा है, बोलोगे मोल पर लीटर में, राइट। ये किस में आ रहा है, पूरा का पूरा आंसर मोल पर लीटर में। अगर मैं इसे ग्राम पर मोल से इंटू कर दूं, ग्राम पर लीटर्स में पूछते हैं आपसे, जो क्वेश्चन है वो आपसे ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी पूछता है एग्जामिनर, समझना देखो। तो अब जो आपके पास में पता है कि ये जो पूरा फॉर्मूला निकल रहा है मोल पर लीटर में आ रहा है, अगर मैं इसे ग्राम पर मोल से इंटू कर दूं, ग्राम पर मोल कौन है, तो मोलर मास है, राइट। ये क्या है, ये मोलर मास है। अगर मैं इसे मोलर मास से इंटू कर दूं तो एक्चुअली ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर किस में निकलेगा, ग्राम पर लीटर में। कहने का मतलब ये है कि जब भी एग्जामिनर आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ लेता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, तो सिंपली आप अपने फॉर्मूले में जाके उसको इंटू कर दीजिए, किससे, मोलर मास से, राइट। किससे इंटू कर देना, इस फॉर्मूले को आप मोलर मास से इंटू कर देना। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को मोलर मास से इंटू करेंगे, एक्चुअली आपकी सॉल्युबिलिटी अब कन्वर्ट हो जाएगी ग्राम पर लीटर में। बोलिए भाई, समझ में आ गई क्या बात, कि पहले सॉल्युबिलिटी आ रही थी मोल पर लीटर में, जैसे आपने उसको मोलर मास से इंटू किया अब वो आपका आंसर आएगा ग्राम पर लीटर में। एकदम क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे इसलिए ही जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा ना हो जो छूटे और आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएं। ठीक है जी। तो इस पे ये क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्वेश्चन CSIR दिसंबर 16 में पूछा है, जहां आपसे बोल रहे थे कि इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल 1:1, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है कि आपके पास में ये मॉलिक्यूलर वेट का एक सॉल्ट है जिसके इन इट सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ वाटर
क्या बोल रहे हैं हमसे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्युबल सॉल्ट एंड दैट ऑफ वाटर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो इसको लिखना, गिवन हमेशा लिखा करो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, हमेशा हेल्प होगी आपको। तो पहले आपको दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका, सॉल्युबल सॉल्ट का। तो मैंने बोला जो आपका सॉल्ट है, सॉल्ट सोल्यूशन का, सॉरी, तो जो आपको सोल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी है एक तरीके से, कप्पा दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -3। इट इज ओम इनवर्स बोल दूं साइमन, और डेसीमीटर इनवर्स, एकदम ठीक। अब सुनना, जो के आपको H2O का गिवन है वो आपको दे रखा है, क्योंकि बोल रखा है एंथर ऑफ वाटर, वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵। नेक्स्ट है साइमन डेसीमीटर इनवर्स, एकदम ठीक है। आगे देखना, इफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ यहाँ से कि लैम्डा मोलर इन्फिनाइट केटायन का वो आपको मेंशन है कितना है 0.485, राइट। और एक आपको लैम्डा मोलर इन्फिनाइट जो एनायन का मेंशन है, इट इज मेंशन टू यू एज 1, राइट। ये आपको मेंशन है कि ये 1 है, राइट। आपसे बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी बता दो, ये क्वेश्चन था 16 में आया था ये, सुनना देखो। सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला है हमें पता है, वो होता है 1000 इनटू में के और अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, ऐसे लिखते हो ना आप, यही होता है। बट अब एक्चुअली आप समझो सॉल्युबिलिटी है किसकी, तो बोलोगे मैम AgCl, आपको सॉल्ट के लिए रखा है ना 1:1 ले रखा है, AgCl लिख सकती हूँ मैं, 1:1 ही होता है। तो बोला AgCl लिख लूँ 1:1 का सॉल्ट, तो AgCl के आपको लेट सपोज कि आपको सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिखा, और जो यूनिट चल रही है वो डेसीमीटर में चल रही है, तो कोई इशू नहीं है। डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर के लिए आप सिंपल यूज करो कि सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू K अपॉन में M। कैसे आया ये, क्योंकि आपको मैंने अभी आज ही के लेक्चर में बताया है कि लैम्डा मोलर को आप ऐसे लिखते थे कि लैम्डा मोलर इक्वल्स टू K अपॉन M। ये कब लिखते थे ऐसा, जब आपसे लैम्डा मोलर जो आता था वो साइमन पर डेसीमीटर में आता था। करवाया है ना ये आज ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जो मोलारिटी है मेरी वो सॉल्युबिलिटी है, तो यहाँ से लिखूंगी लैम्डा मोलर इक्वल्स टू K अपॉन में S, और ये S कैसे लिख सकती हूँ कि K अपॉन में M, K अपॉन में लैम्डा मोलर, सॉरी K अपॉन में लैम्डा मोलर लिख सकती हूँ ना इस तरीके से। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। आगे सुनना, अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये सॉल्युबिलिटी जो है वो 1:1 सॉल्ट की, लेट सपोज AgCl की है, तो ये लैम्डा मोलर भी इन्फिनाइट AgCl का होगा। ये K जो है कंडक्टिविटी वो भी एक्चुअली AgCl की होगी, राइट, लिख सकते हैं ऐसा। अब समझना, क्या आपको डायरेक्टली AgCl सॉल्ट के लिए कंडक्टिविटी दी है क्या, तो आप बोलोगे लैम्डा मोलर आपको AgCl के लिए नहीं दिया, राइट, AgCl के लिए नहीं दिया। एक्चुअली दे हैव टॉक टू यू कि यहाँ पे लैम्डा मोलर इन्फिनाइट आपको AgCl का नहीं दिया एंड उनके आयनिक कंडक्टेंस दिया है। तो यहाँ पे कोलरोश लॉ लग सकती है कि जो आपका सॉल्ट है उसकी जो कंडक्टेंस है उसको आप आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन और आयनिक कंडक्टेंस दैट मीन्स एनायन, इनके सम को एक्सप्रेस कर सकते हो। इट मीन्स इसे मैं लिख सकती हूँ कि लैम्डा मोलर इन्फिनाइट जो AgCl है एक्चुअली इट इज लैम्डा मोलर इन्फिनाइट Ag पॉजिटिव प्लस में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट Cl नेगेटिव, लिख सकते हो ना इस तरीके से। आप समझना, तो यहाँ से ये आपको मेंशन है 4, कितना था ये आपको मेंशन, इट इज मेंशन टू यू एट 0.485 और वो दे रखा है 1, तो मैंने लिखा इसे कि इट इज मेंशन टू यू एज 0.485 एंड इट इज मेंशन एज 1। इन दोनों को ऐड किया, इट विल बी 1.485। ये क्या आ गया, लैम्डा मोलर इन्फिनाइट AgCl, ये तो मिल गया मुझे। अब मेरे को चाहिए कंडक्टिविटी AgCl की, वो भी नहीं मेंशन हमें, राइट, ये भी चीज़ आपको नहीं दे रखी। समझना देखो इसके बाद में मैंने बोला यहाँ से जब आप लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, सॉरी जब आप यहाँ से K ऑफ AgCl निकालना चाहते हो तो पहले आप ये समझो AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो बना कैसे होगा उसका सोल्यूशन, तो आप बोलोगे जब सॉल्ट लिया है और उसको वाटर में इन्होंने सॉल्युबल कर दिया होगा तब जाके सोल्यूशन बना है, एकदम सही है। इसका मतलब यहाँ से मैं एक बात लिख सकती हूँ, सुनना देखो, कि AgCl और प्लस में कंडक्टिविटी ऑफ AgCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर करूंगी तब जाके मुझे कंडक्टिविटी सोल्यूशन की मिलेगी। मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। दिया क्या है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, डन। सुनना देखो, आपको जो सोल्यूशन की दे रखी है कंडक्टिविटी वो एक्चुअली मेंशन है आपको एज 1.5 इंटू 10⁻³ और ये मेंशन है आपको -5 मेंशन है, राइट। तो सुनना यहाँ से मैंने लिखा ये 1.5 इंटू 10⁻³ माइनस ले आऊँ H2O को, 1.5 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ AgCl जो मुझे निकालनी है, एकदम ठीक है ना। सुनना आप देखना, यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ या एक काम करती हूँ, पहले इसको लिख देती हूँ 1.5 इंटू 10⁻³ माइनस विद 0.015 हो जाएगा ये, राइट, और इसे लिख दूंगी 10⁻³ क्या किया, बस कन्वर्ट कर लिया इसको, 2 पावर्स पीछे ले गई, राइट। अब सुनिए 1.5 में से जब ये 0.015 माइनस होगा और बाहर चल जाएगा 10⁻³ तो अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं ये 1.4 तक चला जाएगा, आइडिया से इतना बोल सकते हैं हम। और इंटू 10⁻⁻, क्या चल रहा है ये 3, ये क्या आया,
ये आपके पास में कंडक्टिविटी AgCl की आ गई, राइट। आप सुनना देखो, आपके पास में कंडक्टिविटी ऑफ AgCl भी आपको मिल गया, जो आप आराम से यहाँ पे पुट कर सकते हो, राइट, जो आप आराम से ले जाके यहाँ पे पुट कर सकते हो। आपको लैम्डा मोलर इन्फिनाइट AgCl भी मिल गया, जो आपके पास में पहले नहीं था, इसको भी ले जाके आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। बस आपके पास में रिजल्टेंट आंसर है, दोनों वैल्यूज है, आप जाके पुट करिए और सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए। जब आप पुट करोगे वैल्यूज तो आप लिखोगे कि सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन में लिखना 1.485। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली जो सॉल्युबिलिटी आएगी आपके पास में वो आ रही होगी आपके पास, यूनिट भी बताती हूँ अभी, रुको। जो आपके पास यूनिट चल रही है, देखना, जो आपके पास में यूनिट चल रही है, इसकी लिखती हूँ। ये यूनिट आई है आपकी इससे, देखो ये यूनिट आई है आपकी कंडक्टिविटी से, और कंडक्टिविटी किस में चल रही है, तो बोलोगे साइमन पर डेसीमीटर में चल रही है, राइट। और ये जो आया आपका, ये किस में दे रखा है आपको, ये भी चेक कर लें। तो ये जो आपको दे रखा है, ये आपको मेंशन है साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल में, राइट। ये भी किस में मेंशन है आपको, यहाँ पे लिखना, ये भी मेंशन है साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल में, राइट। तो आप समझना, देखो मैंने लिखा ये आपके पास साइमन पर डेसीमीटर आया, यहाँ से लिखते हैं हम कि साइमन पर डेसीमीटर, ये यूनिट चल रही है, राइट, साइमन पर डेसीमीटर, और ये चल रहा है साइमन डेसीमीटर स्क्वायर, साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो मोल ऊपर पहुंच गया, राइट, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ साइमन से साइमन कैंसिल, यहाँ से बोल दूंगी ये जितनी भी वैल्यू आ रही होगी 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन में 1.485 ऐसे करके, ये एक्चुअली मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ रहा है। ये क्या आ रहा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो यहाँ से सिंपल बोलूंगी कि ये मोल पर लीटर है, राइट। लेकिन क्वेश्चन ने आपको ग्राम पर लीटर में पूछा है, इट मीन्स मोलर मास से इंटू कर दूं। मोलर मास कितना दे रखा है आपको, 200 समवॉट दे रखा है, मोलर मास आपको 200 ग्राम पर मोल दे रखा है। तो आप सिंपली यहाँ आके 200 से इंटू कर दो और यूनिट लगा दो इसकी ग्राम पर मोल, राइट। आप समझना, देखो यहाँ से मोल कैंसिल हुआ, जो भी आंसर आ रहा होगा अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि 200 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम्स पर लीटर, क्या आ रहा होगा, ग्राम पर लीटर, ऐसे करके आपकी सॉल्युबिलिटी आ रही होगी। बोलिए भाई, क्लियर है क्या सभी को। ये इस तरीके से आपसे पूछा था, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो एक्चुअली ये वाला था कि 200 इंटू 10⁻⁻1। बोलिए भाई, कर लेंगे सभी लोग। इसको आप प्लीज अपने आप से भी एक बार कोशिश करना, ट्राई करने की, खत्म करने की। मैंने तो समझा ही दिया है, प्लस आप एक बार इसको अपने आप से भी सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आपको मिल रहा है, एग्जैक्ट यही मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करा जाता है, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया उस पर बेस मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो था आपके दिसंबर 16 में पूछा गया था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद में अपने पास एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है डिबाई-हक्केल लिमिटिंग लॉ, जिसपे आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सुनना, देखो ये जो सिंपल इसका फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसे आता है कि लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जेड ए जेड बी और रूट आई, राइट। ये आपके पास में फॉर्मूला बनता है आपका इसका डिबाई-हक्केल लिमिटिंग लॉ का। एक्चुअली ये लॉ आपको रिलेशन बताती है बिटवीन, इसको बोलते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसे क्या बोलते हैं, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसमें और आयनिक स्ट्रेंथ में आपको रिलेशन बताता है ये लॉ, राइट, बाय दिस फॉर्मूला, राइट। इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और छोटे मोटे ग्राफ आता है अगर कोई, तो ग्राफ इस तरीके से आता है कि इसको ये y कंसिडर करते हैं, तो y इक्वल्स टू इस, ये पूरे को m बोल देंगे और इसको आप x बोल दोगे, दैट मीन्स y इक्वल्स टू mx प्लस c करके ग्राफ भी क्रिएट होता है जिसका नेगेटिव स्लोप जाएगा, ठीक है। तो कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं यहाँ से दैट यू शुड नो, आपको पता होने चाहिए। एक बात ये कि ये जो a है इसकी वैल्यू 0.509 जाती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ZA/ZB जो है वो चार्ज हैं आपके, ठीक है, जो आपके आयंस होंगे उनके टाइन एंड आयन के चार्जेस हैं ये, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम डिबाई-हक्केल लिमिटिंग लॉ पे एक आपके पास में न्यूमेरिकल है इस तरीके से, जो आपसे CSIR 2020 में पूछा है रिसेंटली। ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि आपसे बोल रहे थे एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग दिस, आपको दे रखा है एक तो ये कंसंट्रेशन NaCl की, ये कंसंट्रेशन CaNO3 होल ट्वाइस की, द लॉगरिथम ऑफ आयनिक मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट दैट मींस लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव आपसे पूछा था क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला ये होता है माइनस का 0.509 ZA/ZB रूट आई, राइट। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है। बट इसको कराने से पहले भी ना मैं आपको कराना चाहूंगी आयनिक स्ट्रेंथ को, तो पहले एक बार आप आयनिक स्ट्रेंथ समझिए फिर आएंगे हम इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एक बार के लिए हम आयनिक स्ट्रेंथ समझते हैं फिर आऊंगी मैं इस क्वेश्चन पे। सुनना, देखो जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है ये एक्चुअली आपको स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बताती है,
ठीक है, जो कहाँ से आता है, जो एक्चुअली आपके आयन से आता है। समझना, देखो इसका अभी पूरा डेप्थ में जाने का हमारे पास समय नहीं है। अगर आयनिक स्ट्रेंथ का हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो आता है एक्चुअली समीशन हाफ समीशन MI/ZI स्क्वायर, इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्रिएट हुआ होता है। आप सुनिएगा आप इसके बाद में, जो यहाँ से ये MI आता है एक्चुअली ये मोलारिटी या मोलालिटी टर्म होती है। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म होती है, मोलारिटी या मोलालिटी वाली टर्म, ठीक है। जो ZI आता है ये आपके चार्ज होते हैं, तो चार्जेस ऑफ केटायन या एनायन, एक्चुअली ये चार्जेस ऑफ आयन कह लूँ मैं कि चार्जेस ऑफ आयन, आयंस के आपके चार्जेस होते हैं, ठीक है। और जो I है आपका वो आयनिक स्ट्रेंथ बताता है। सुनना देखो, इसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। लेट सपोज कि मैंने बोल दिया कोई मेरे पास में सॉल्ट है, ठीक है, और सॉल्ट मैंने ले लिया कि सपोज मेरे पास में NaCl है, ठीक है, NaCl है जिसका चार्ज रेशो एक्चुअली 1:1 है, राइट। जो I एक्सप्रेस होगा वो होगा हाफ, ठीक है। समीशन लगाना है तो समीशन को हटा के अभी मैं लिखती हूँ MI/ZI स्क्वायर। दैट मीन्स अगर NaCl टूटेगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की तरह एक्सप्रेस कर सकते हो, M और M कंसंट्रेशन, एकदम सही है। सुनना, तो यहाँ से लिखूंगी I इज इक्वल्स टू हाफ M, Z इसका चार्ज 1 का स्क्वायर, M इसका चार्ज 1 का स्क्वायर, जिसमें साइन आप कंसिडर नहीं करते और कर भी लोगे तो ऑलरेडी वो स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से लिखा आपने हाफ, ये हो गया M प्लस M, दैट मीन्स 2M/2, तो M ही आया। एक्चुअली जो मैंने M लिया है ना, अब यहाँ से आपको होगी कंफ्यूजन। जो M लिया है ये मोलर नहीं है, M आपकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन है, जैसे 0.3, 0.5, 0.4 जो भी क्वेश्चन ने दिया होगा, तो वो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आयनिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ 1:1 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ही आता है, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की आता है। लेट सपोज आपको बोलता है 0.5 मोलर NaCl, तो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ 0.5 ही आएगी। M डिनोट्स द कंसंट्रेशन हेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। ये था फर्स्ट पॉइंट, ये था फर्स्ट जो आपका चार्ज रेशो था 1:1। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो 1:2 के लिए, 1:3 के लिए और उन सब के लिए। तो यहाँ पे एक मैं समरी आउट करती हूँ, सुनना देखो। यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्ट से मेरा मतलब है चार्ज रेशो। तो यहाँ पे मैंने लिखा चार्ज रेशो, ठीक है, चार्ज रेशो। और यहाँ मैं लिख रही हूँ आयनिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, आयनिक स्ट्रेंथ लिख रही हूँ। तो इन जनरल जितने चार्ज रेशोज हम कंसिडर करते हैं ना, वो मैंने लिखे कि लेट सपोज 1:1 के लिए मैं बात कर रही हूँ, या 1:2 के लिए बात कर रही हूँ, या फिर 2:2 के लिए, या 1:3 के लिए, या 2:3 के लिए। अब कोई मेरे से ये ना बोले कि मैम यहाँ पे 2:1 आया तो एक ही बात है। कोई ये भी ना बोले कि 3:1 आया तो वो भी एक ही बात है। इट मीन्स जब भी ये चार्ज रेशोज आपके पास में प्रेजेंट है तो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से आती है। इसके लिए आपकी आयनिक स्ट्रेंथ मिलती है आपको M के बराबर। M क्या है, तो मैं लिख दूं M डिनोट्स द कंसंट्रेशन, जितनी भी होगी 0.2, 0.5, 0.3 जो भी है, ठीक है। तो बोला 1:1 चार्ज के लिए आपकी आयनिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन के बराबर ही आती है। 1:2 के लिए आप लिखोगे 3M, 2:2 के लिए आप लिखोगे 4M, 1:3 के लिए थोड़ा सा वेरिएशन है कि 6M, और 2:3 के लिए आप लिखते हैं 15M। ये चाहे आप फॉर्मूले से निकाल के देख लो, चाहे मैं इसको इस तरीके से करती हूँ कि मैं इसको इस तरीके से पूरा लिखती हूँ, सॉरी इन शॉर्ट लिखती हूँ, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। और कोई चार्ज रेशो आता है तो आप पर्टिकुलर पूरे फॉर्मूले से जा सकते हो। दैट मीन्स समीशन ऑफ MI/ZI स्क्वायर आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा फॉर्मूला यूज करके, बट इन शॉर्ट हम इसको इस तरीके से कंसाइज कर सकते हैं। चलिए, इस छोटी सी ट्रिक से, छोटी सी चीज से आपके बहुत क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप देखोगे बहुत आराम से, आपका टाइम बहुत कम लग रहा होगा जब आप इस तरीके से करेंगे। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि 1:1 है तो 1 ही आती कंसंट्रेशन। 1:2 चार्जेस के लिए जो भी सॉल्ट होंगे इस टाइप के, उनके लिए 2 और 1 दैट मीन्स 3M आती है। 2:2 के लिए 2 और 2 4 आती है। 1:3 में थोड़ा सा वेरिएशन चलता है कि 6M मिलेगी, और 2:3 को ऐसे याद रखते हैं कि भाई मैक्सिमम चार्ज तो मैक्सिमम आयनिक स्ट्रेंथ दैट मीन्स 15M मिलेगी। बोलिए भाई, कर लेंगे इस तरीके से। चलिए, आप चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं पूरे फॉर्मूले से, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से जल्दी करती हूँ। चलिए आती हूँ जरा इस क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन था आपसे, सॉरी कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक सेकेंड। वो जो क्वेश्चन था ये रहा आपसे, उसमें आयनिक स्ट्रेंथ पहले यहाँ पे इन्वॉल्व थी, इसलिए मेरे को लगा कि पहले आयनिक स्ट्रेंथ करवानी चाहिए। चलिए जी, आप सुनिएगा। तो यहाँ पे एक तो NaCl है 0.02 कंसंट्रेशन का, और CaNO3 होल ट्वाइस है 0.03 कंसंट्रेशन का। तो मैंने लिखा एक तो NaCl है जिसकी कंसंट्रेशन 0.02 है, एक आपके पास में CaNO3 होल ट्वाइस है जिसकी कंसंट्रेशन 0.03 है। डन। चलिए, तो सुनना देखो, अगर ये इन दोनों सॉल्यूशंस को ये मिक्स कर रहे हैं तो एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो आप लिखेंगे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव,
Ca2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव ये सब प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इनकी कंसंट्रेशंस लिखूं तो बोलूँगी 0.02 0.02, राइट, ये आएगा आपके पास में कितना 0.03, और इसके लिखेंगे ये एक्चुअली 2 इन अमाउंट आएगा, तो इसको लिखूंगी 2 इंटू 0.03, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। अब अगर मैंने यहाँ से आयनिक स्ट्रेंथ निकाली तो बोलूँगी I विल बी इक्वल्स टू हाफ समीशन ऑफ, तो समीशन हटा दूँ, यहाँ से लिखूंगी 0.02 इंटू चार्ज कितना है इसका 1 का स्क्वायर, प्लस 0.02 चार्ज कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस 0.03 चार्ज है इसका 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर, राइट, और प्लस में 2 इंटू ये करके 0.06 लिख सकती हूँ, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। ऐसे कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एक्चुअली ये इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर रहे थे, तो जब मैंने मिक्स कर दिया तो जितने भी मेरे रिजल्टेंट आयंस बन रहे हैं उनको मैंने इस तरीके से लिख के और सबकी आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी चाहिए। जब आप निकालेंगे तो ये कुछ आपके पास में इन टोटल आपको 0.01 तक मिल जाएगा। ये आई आपकी आयनिक स्ट्रेंथ आई, जबकि हमें क्या निकालना है, हमें तो लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है, तो वो क्या आएगा, माइनस का 0.0 माइनस का 0.509, राइट, ये लिखा हुआ है माइनस का 0.509, ZA ZB रूट आई, तो यहाँ पे लिखूंगी 0.509। चलिए, तो मेरे पास में ZA कितना है तो देखना, ZA ZB, आप तो ये देखो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 1 इंटू में दिस 1, इंटू में इसका चार्ज कितना है 2, और इंटू में इसका चार्ज कितना है 1, राइट, इस तरीके से लिख सकती हूँ। ये मेरे सारे चार्जेस हो गए, उनका मल्टीप्लाई ZA ZB के अलावा, मतलब दो ही थोड़ी है, इतने सारे आयंस है, तो मैंने सबको इंटू कर दिया, और रूट आई मेरे पास कितना आ रहा है 0.01, दैट मीन 0.01, राइट। जब आप इसको 2 से इंटू करोगे ना तो ये समवॉट आपको इतना ही मिल जाएगा, राइट, तो यहाँ से लिख सकती हूँ इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 0.01, राइट, क्या लिख सकती हूँ, माइनस ये वाला माइनस भी आ जाएगा आगे, तो यहाँ से लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव विल बी इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 0.01, राइट। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है आपको, ये डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका रिसेंट ईयर का क्वेश्चन था, दैट मीन्स CSIR आपसे 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिए। अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ का था कि आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालना है। तो अगर दो सॉल्यूशंस इस तरीके से मिक्स कर दिए जाते हैं तो जितने भी आयंस रिजल्टेंट बन रहे हैं ना, आप उनसे निकालो आराम से। कैसे किया मैंने, अगर जनरली एक ही आ रहा है आपके पास में, ठीक है, जनरली आपके पास में अगर एक ही सोल्यूशन गिवन है तो आप डायरेक्टली जो मैंने पीछे लिखवाए हैं फॉर्मूले आपको, इनसे काम कर सकते हो। दैट मीन्स कहाँ गए वो, एक मिनट, ये रहे, आप इससे काम कर सकते हो अगर एक ही सोल्यूशन है तो। मिक्स कर दिए सोल्यूशंस तो फिर मैंने इस तरीके से निकाला है जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है वो डिबाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ का आता है। समझना, देखो इससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, तो सुनना, इसका फॉर्मूला आता है आपके पास में, तो सुनना, देखो इसको आप लिखते हो कि K इनवर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई एसाइलम आर, इसको लिखते हैं हम एसाइलम आर एसाइलम नॉट KBT अपॉन 2 E स्क्वायर NaI, क्या लिखते हैं 2 E स्क्वायर NaI। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनता है। दिस इज ऑफ डिबाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ, ठीक है, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आता है। आप समझना, इसमें ये जो K इनवर्स है इसको आप कहते हैं डिबाई लेंथ, डिबाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ कहते हैं, तो डिबाई लेंथ कह रही हूँ मैं इन शॉर्ट, राइट। जो आपके पास में एसाइलम आर होता है इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ इसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। जो आपके पास में एसाइलम नॉट होता है इसे आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसे कहा जाता है, राइट। जो आपके पास में Na है ये आपके पास में एवोगैड्रो नंबर है ही, I जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ है, राइट, जो I होता है वो आयनिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। चलिए, जो T है वो टेम्परेचर है, Kb जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस तरीके से फॉर्मूला बना हुआ है। आगे समझना, एक क्वेश्चन लिया मैंने इस पे जो कि आपसे CSIR जून 16 में पूछा था, और रिसेंटली 20 में भी 19 में भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा इस फॉर्मूले से। सुनना, देखो रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो प्लीज इसको ध्यान देना। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है वो वही है, दैट मीन्स K इनवर्स विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एसाइलम आर एसाइलम नॉट KBT अपॉन में 2 E स्क्वायर NaI, राइट। ये फॉर्मूला आपको यूज लेना था। आप समझना, देखो आपसे बोल रहे हैं कि द टू एक्वस 1:1 इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम, सपोज कर लो NaCl है, आर एट डिफरेंट टेम्परेचर TA TB CaCb कंसंट्रेशन रेस्पेक्टिवली, देयर डिबाई लेंथ विल बी इक्वल्स टू, लेट सपोज कि दो सोल्यूशंस है मेरे पास में जिनका रेशियो 1:1 है। एक का K इनवर्स A बोल लेते हैं, एक को K इनवर्स अपन B बोल लेते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इनकी डिबाई-हकल लेंथ जो है वो इक्वल कब होगी, बोल रहे हैं दोनों इक्वल हैं कब, ठीक है। सुनना, तो यहाँ से लिखा ये K इनवर्स मेरा A के लिए हो गया। फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट
आप लिखोगे एसएलएम आर एसएलएम नॉट KBT अपॉन में 2E² NaI, राइट, यही चीज़ है। और यहाँ लिखूंगी इट इज़ एसएलएम आर एसएलएम नॉट KBT, राइट, अपॉन में 2E² NaI। ठीक है, आप समझना। देखो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है कि एसएलएम आर एसएलएम नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कांस्टेंट है। के भी कैंसिल हो जाएगा, बट नो टी नहीं होगा क्योंकि टी ए है और टी बी अलग अलग है। इसी तरीके से जो आयनिक स्ट्रेंथ है, आयनिक स्ट्रेंथ आई है, वो भी अलग अलग है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, आई ए। अब आप बोलोगे कंसंट्रेशन बोल रखी है, तो एक्चुअली कंसंट्रेशन आयनिक स्ट्रेंथ से, मतलब आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो कंसंट्रेशन से बदलेगी भाई, इसलिए ये भी अलग है तो ये भी अलग है, राइट। बाकी रेस्ट चीज़ें आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। क्या बचा तो हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट में। अपने पास बच रहा है अंडर रूट टी ए और एक आपके पास बच रहा है आई ए, विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से लिखोगे टी बी विल बी इक्वल्स टू आई बी। अब बोल रहे हैं ये कब, कौन से सर्कमस्टांस में ये इक्वल होगा। आयनिक स्ट्रेंथ तो इक्वल है तभी तो मैं कर पाई, तो बोल रहे हैं कौन सी कंडीशन है जब ये इक्वल हो पाएगा, राइट। अगर ये NaCl ही है, क्योंकि 1:1 ही बोला है, अगर NaCl ही है तो मुझे बताओ NaCl के लिए आपको एक बात पता है, अभी बताया मैंने कि आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कंसंट्रेशन के बराबर ही होती है, वो C ही होगी। तो IA लिखूं या इसको CA लिखूं, एक ही बात है ना। तो यहाँ से अब मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट में कि 1:1 जो चार्ज रेशियोज होते हैं उनके लिए जो आयनिक स्ट्रेंथ आई होती है वो एक्चुअली कंसंट्रेशन के बराबर ही होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं √TA अपॉन में CA, राइट। इसको लिख सकती हूँ √TB अपॉन में CB। अब ये हमें पता है ये हो रहा है, आपको बताना है किस सर्कमस्टांस में ये सही जा रहा है, राइट। पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि TA 2TB के बराबर है, CA 2CB के बराबर है। देखना भाई यहाँ पे आ रही हूँ, CA जो है TA जो है वो 2TB के बराबर है, तो TA इक्वल्स टू 2TB रख सकती हूँ, और CA जो है वो 2CB के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल, ये अंडर रूट वही चल रहा है। इट मीन सही आ रहा है कि जो ये रेशो है ये इसके बराबर सही आ रहा है एकदम। कौन सी सर्कमस्टांस में, जब आपने TA बोला 2TB के बराबर और CA बोला 2CB के बराबर, तब ये एकदम ठीक आ रहे हैं कि दिस रेशो इज इक्वल्स टू दिस रेशो। आ रहा है ना। और किसी में ये चीज करके देखो, सेकेंड ऑप्शन देखोगे तो TA 2TB CA CB/2, दैट मीन्स इसमें बोलना चाहते हैं CA की जगह रखो 2TB और CA की जगह रखो CB/2, तो ये तो 4 हो गया, 4 टाइम्स हो गया, जो कि वैलिड ही नहीं है, सही नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा ना। बोलेंगे नहीं ये ऑप्शन गलत है। इट मीन्स ओनली आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा कि A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए, समझ में आई बात। इसको प्लीज आप अपने आप से भी ट्राई करके देखिएगा। रेस्ट अदर ऑप्शन में भी आपको डाउट लगे तो आप चेक करो, आराम से आपको समझ में आएगा कि A ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ के मैं आपको यहाँ पे टॉपिक लेती हूँ टाइट्रेशंस का। वैसे यहाँ पे टाइट्रेशंस जो है वो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 तरीके से आती है। पोलैरोग्राफिक भी आपका, वैसे तो एनालिटिक केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, फिर आता है आपके पास में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिससे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। तो एक बार के लिए मैं वो लेती हूँ यहाँ पे, समझना। देखो टाइट्रेशन में आपके पास आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और सबसे इजी है ये, सुनना। देखो जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन में हम इस तरीके से आप कोई कंटेनर लेते हैं, ऊपर से आपने इसमें कोई सोल्यूशन ऐसे डिप कर रखा है, वो सोल्यूशन क्या, सॉरी, कोई टाइट्रेंट आपने इसमें आप मिक्स करने जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू अ टाइट्रेशन। ठीक है, सुनना। देखो तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, तो आप बोलोगे मैम सब्सट्रेट जो है इसमें हम कोई टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं, और इनसे मिलके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, इन दोनों से मिलके प्रोडक्ट मिल रहा है। अब लेट सपोज जो आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, वो किस तरीके से मिलते हैं या ग्राफ किस तरीके से मिलता है वो सुनना। मैंने बोला इसमें एब्जॉर्बेंस को चेक किया जाता है, तो जब ग्राफ बनता है वो एब्जॉर्बेंस या असाइलम से किया जाता है, और यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे देखी जाती है कि वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, इनके बीच में ये ग्राफ खिंचता है। अब सुनिएगा, ये जो आता है ग्राफ, ये इस तरीके से आता है, ये आपको एब्जॉर्बेंस को बताता है कि कितनी हुई है कितनी नहीं हुई। लेट सपोज यहाँ पे हमने बोला कि सबस्ट्रेट ने तो एब्जॉर्ब ही नहीं किया कुछ भी, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा कि एसआरएम जो है वो 0 गया, लेट सपोज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कैसा आएगा, ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर इम्पार्ट नहीं होगा, राइट। अगर टाइट्रेंट के लिए भी लेट सपोज मैं बोलती हूँ कि टाइट्रेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स ये कैसा है, ये कलर्ड है, राइट। ये कैसा शो करेगा, ये कलर शो करेगा। वेयर एज जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए लेट सपोज मैंने बोला कि ये कोई भी एब्जॉर्बेंस शो नहीं करेगा, इट मीन्स ये भी कैसा है, कलरलेस है। ये सबसे सिंपल है समझने में। सुनना, देखो अगर मैं इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करूं जहाँ पे बोलूँ इसका सबस्ट्रेट का कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं होगा, इट मीन्स मैंने बोला यहाँ किसी एक्सेस पे मैंने ले लिया कि इसका कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं है, राइट। सबस्ट्रेट
और टाइट्रेंट दोनों मिलकर आपके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। मैंने बोला इससे जो प्रोडक्ट मिला मेरे को वो प्रोडक्ट भी कैसा है, कलरलेस है, तो यहाँ पे बोला इसका भी कोई कलर नहीं है, इसकी भी कोई एब्जॉर्बेंस नहीं है, दैट मीन्स ये भी जीरो है। वेरएज इसके बाद भी अगर मैं ऊपर से टाइट्रेंट ऐड करती जाती हूँ तो टाइट्रेंट तो कलर्ड है, टाइट्रेंट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बोला ये तो एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ अमाउंट, तो यहाँ से ही मैंने ऊपर इसको इस तरीके से प्लॉट किया कि इसका इस एक्सेस पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस वैल्यू शो होगी। तो ये आपको इस तरीके के कर्व आते हैं, इस तरीके के कर्व आपको देखने को मिलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से, जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं आंसर करने में। समझना, एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, दैट मीन्स जून 13 में क्वेश्चन आया था, जो आपसे इस तरीके से पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि सबस्ट्रेट, टाइट्रेंट और प्रोडक्ट आपको बन रहा है, आप बताइए कि इफ एस और पी हैव जीरो एब्जॉर्बेंस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एब्जॉर्बेंस इनका है ही नहीं, द शेप ऑफ टाइट्रेशन कर्व वुड लुक लाइक। समझना, आप देखो चारों ऑप्शन आपके सामने ही है, अगर मैं कोई भी ऑप्शन देखूं, पहला ऑप्शन लेके चलती हूँ, तो बोलूंगी यहाँ पे ना कुछ एब्जॉर्बेंस वैल्यू है, दैट मीन्स असाइलम जो है वो नॉन जीरो है। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होगा, बोलेंगे इसके लिए तो जीरो वैल्यू आ रही है, वेयर एज जो टाइट्रेंट है ये पूरा वैल्यू, तो बोलेंगे टाइट्रेंट के लिए नॉन जीरो आ रही है। तो क्या ये वैलिड चल रहा है? सबस्ट्रेट तो नॉन जीरो हुआ, तो नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला सबस्ट्रेट के लिए भी असाइलम जीरो आना चाहिए कि ये भी एब्जॉर्ब नहीं करता तो प्रोडक्ट भी एब्जॉर्ब नहीं करता, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो इस पे एक्सेस पे वैल्यू मिल रही है, एकदम सही है। इट मीन्स ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये तो गलत हो गया, ए तो करेक्ट नहीं है। आ जाओ बी पे, बोल रहे सबस्ट्रेट कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, यहाँ पे लोअर वैल्यू आ रही है, इट मीन्स मैं बोलूंगी इसके लिए एब्जॉर्बेंस कैसा है, जीरो। प्रोडक्ट भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसके लिए भी एब्जॉर्बेंस कैसा है, जीरो। वेरएज जो टाइट्रेंट है ये एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स ये गया नॉन जीरो, तो एकदम सही है, यही आपसे पूछ रहे थे। तो ऑप्शन बी आपका एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सी है, करेक्ट हो जाएगा। अब जरा एक बार मैं बाकी भी चेक कर लूँ, इसमें यहाँ पे सबस्ट्रेट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो बोलेंगे ये वैल्यू नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी इस एक्सेस पे, एब्जॉर्बेंस के एक्सेस पे यहाँ अलाइ कर रहा है, यहाँ आ रहा है, राइट। तो बोलेंगे इसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू नॉन जीरो। प्रोडक्ट के लिए क्या बोलूंगी, प्रोडक्ट के लिए बोलूंगी वैल्यू जीरो, वेयर एज यहाँ पे बोलूंगी टाइट्रेंट के लिए भी वैल्यू कैसी है, जीरो है, राइट, कि ये भी कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट जा रहा है, राइट। इस पे देखूंगी तो बोलूंगी सबस्ट्रेट के लिए वैल्यू तो जीरो है, एब्जॉर्बेंस की नीचे लाई कर रहा है। प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो बोलूंगी इसके लिए कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू है। वेयर एज अगर टाइट्रेंट के लिए बोलूंगी तो इसके लिए बोलूंगी वैल्यू कैसी जा रही है, जीरो जा रही है, इस तरीके से। तो आपसे सिर्फ पूछा था कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो है उसके लिए एब्जॉर्बेंस नहीं होना चाहिए, वेयर एज टाइट्रेंट के लिए होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये केस जिसमें सबस्ट्रेट के लिए भी जीरो है, आपके प्रोडक्ट के लिए भी जीरो है, टाइट्रेंट के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू है, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो आपको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। इन टॉपिक के साथ में हम अपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यहीं पे बाइंड करते हैं, ठीक है। और आई होप जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे, आप PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखेंगे ना, तो आपको बहुत से रिलेटेबल क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को देखिएगा, उन क्वेश्चंस को कंसिडर करिएगा, ठीक है। PYQs को करना, यहाँ से रीसेंट ईयर के जो अभी जो टॉपिक कराए हैं इनमें से आपको रीसेंट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक दोज क्वेश्चंस। अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे बाइंड करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। टिल देन इस लेक्चर को अच्छे से गेन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।